अक्सर लोग मार्केट में बोलते हैं ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करना मतलब श्योर शॉर्ट लॉस है, काफी रिस्की है, अब तो मार्केट गिरने वाला है, अब रिटर्न नहीं बनेगा। ऐसे डायलॉग्स हम सबने कहीं ना कहीं सुने ही हैं। बट सच क्या है? क्या ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करना हिस्टोरिकली रिस्की होता है या फिर ये सिर्फ एक मार्केट मिथ है? आज हम इसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं डेटा के साथ। चलिए बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने साल 2000 से 2025 तक का पूरा डेटा देखा एंड वी रियलाइज्ड अगर आप सिर्फ ऑल टाइम हाई पर ही निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता। सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव निकले। अगर आपने किसी भी ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया होता तो एवरेज 1 ईयर रिटर्न लगभग 13% के आसपास मिलता। और लॉन्ग टर्म नंबर्स तो और इंटरेस्टिंग है। 3 साल और 5 साल होराइजन पर एवरेज रिटर्न्स रफली 12% के अराउंड ही रहते। मतलब ऑल टाइम हाई पर एंट्री लेने से आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रुइन नहीं होता। तो सबसे पहला आंसर, ऑल टाइम हाई इतना रिस्की तो नहीं है जितना जनरली लोग बोलते रहते हैं। प्लस इन लास्ट 25 इयर्स में डेटा क्लियरली दिखाता है कि ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने से 1 साल के अंदर प्रॉफिट बनने के चांसेस 77% तक जाते हैं और ऑलमोस्ट 34% इंस्टेंसेस में तो इन्वेस्टर्स ने एक ही साल में 20% से ज्यादा रिटर्न बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे 25 साल के डेटा में एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिली जहां ऑल टाइम हाई से इन्वेस्ट करके 5 ईयर का रिटर्न नेगेटिव गया हो। चलिए थोड़ा क्लोजली इन ब्रेकआउट्स पे नजर डालते हैं। जनवरी 2000 से लेकर आज तक निफ्टी 50 ने टोटल 63 टाइम्स महीनों के एंड पर एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया। अब सोचिए इन 63 ऑल टाइम हाई मंथ्स के बाद हुआ क्या। टोटल 40 केसेस में इंडेक्स ने अगले ही महीनों में नए हाईज बनाते ही रहे। मतलब ऑलमोस्ट 65% केसेस में इंडिया में ऑल टाइम हाई एक सीलिंग नहीं बनाया बल्कि मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। अब रिटर्न्स पर आते हैं। इस टेबल को देखिए। यहाँ ऑल टाइम हाई डेट से अगर आप एक ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स देखें तो लगभग 58% केसेस में रिटर्न्स 12% से ऊपर मिले और 8% से ज्यादा रिटर्न तो 64% टाइम्स मिला। इस पूरे डिस्कशन का एक और नेचुरल एक्सटेंशन है एक स्ट्रैटेजी स्टडी। 2023 की एक स्टडी को देखें तो उसमें 4000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिए गए और पोर्टफोलियो हर मंथली बेसिस पर रीबैलेंस होता था। जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के करीब थे उनको लॉन्ग किया गया और जो अपने हाई से काफी नीचे गिरे हुए थे उनको शॉर्ट। रिजल्ट क्या हुआ? तो लास्ट 20 साल में इस स्ट्रैटेजी ने लगभग 20% एनुअल एक्सेस रिटर्न्स दिए रिस्क फ्री रेट के ऊपर। कंपेयर कीजिए निफ्टी 100 से, वो 8.2% एनुअल एक्सेस रिटर्न दिया है ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट। बट वही वॉलेटिलिटी भी काफी हाई थी एट ऑलमोस्ट 30% एंड शार्प रेशियो भी ऑलमोस्ट 0.67 रहा। अब इसका मतलब क्या निकला? हम अक्सर सोच लेते हैं कि 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स रिस्की होते हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। जो स्टॉक्स अपने हाईज के आसपास रहते हैं उनमें मोमेंटम और स्ट्रेंथ देखी गई है और जो स्टॉक्स अपने हाई से गिरे वही वीक रहे हैं। इसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पे एनालाइज करते हैं। हमने निफ्टी 100 के अंदर एक छोटा सा रिसर्च एक्सरसाइज किया। लास्ट 3 साल में जो 30 स्टॉक्स ने 25% प्लस CAGR रिटर्न्स दिए उनको पिक किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, हमने सिर्फ उनके 3 ईयर रिटर्न्स नहीं देखे बल्कि ये भी चेक किया कि अपने ऑल टाइम हाई से लेकर 10 दिसंबर 2025 के करंट प्राइस तक उन्होंने कितना रिटर्न प्रिजर्व किया है। बेसिकली ऑल टाइम हाई से अब तक का रिटर्न डिवाइडेड बाय लास्ट 3 इयर्स का टोटल रिटर्न, ये रेशियो निकाला। एंड 30 में से 20 स्टॉक्स यानी कि 2/3 ने अपने 3 ईयर गेन्स का 50% प्लस वैल्यू अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब इवन आफ्टर हिटिंग ऑल टाइम हाइज इन स्टॉक ने अपना हाफ प्लस कंपाउंडिंग प्रोटेक्ट किया है। इन शॉर्ट, ड्रॉडाउन्स इतने डीप नहीं हुए। और हाँ, इनमें 2 स्टॉक्स हैं, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, जो पिछले 3 साल के डिफाइंड पीरियड में ऑल टाइम हाई तक पहुंच ही नहीं पाए। इस टेबल का एक और एंगल ये है कि 30 में से 8 केसेस ऐसे थे जहां ऑल टाइम हाई के बाद रिटर्न्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए, जो नॉर्मल है और देखकर लगता है कि शायद वेट करना बेटर होता। लेकिन यही पॉइंट हमें ले जाता है अगले कॉन्सेप्ट पे, जो मार्केट में वेट करते हैं उनके लिए क्या कॉस्ट होती है, यानी कि द स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ डिले। मतलब अगर आप वेट करते हो बॉटम का तो लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ने जनवरी 2008 यानी कि मार्केट पीक पे 10,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो अगस्त 2025 तक टोटल इन्वेस्टमेंट होता 21.2 लाख रुपीस का।
वैल्यू होती 75.23 लाख रुपीस की। XIRR लगभग 13%। अगर वही SIP किसी ने मार्च 2009 यानी कि मार्केट बॉटम पे स्टार्ट किया होता तो इन्वेस्ट होता 19.8 लाख, मतलब 1.4 लाख रुपीस कम, लेकिन फाइनल वैल्यू होती 64.44 लाख यानी कि 10.79 लाख रुपीस कम। शॉकिंगली XIRR भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता 13.05%, पर टोटल वेल्थ क्रिएशन कम रह जाती। और ऐसा और भी कई टॉप बॉटम पीक्स पर देखा गया है। रियलिस्टिकली कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट का एग्जैक्ट टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टडी ये भी बोलती है कि लॉन्ग टर्म में टॉप या बॉटम से शुरुआत करने का रिटर्न डिफरेंस ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है। बट ये चीज समझना बहुत क्रूशियल है कि हर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट काम नहीं करता। चार्ट्स पर ब्रेकआउट दिखता है, पर क्या वो जेन्युइन मोमेंटम या सिर्फ नॉइज है, ये कैसे बताएं? इसका पता तभी लगता है जब आप एक क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट फॉलो करें, बिल्कुल कैन स्लिम मेथोडोलॉजी बाय विलियम ओनील और मॉडर्न मोमेंटम रूल्स जैसे। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला केस, अगर ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम हाई होना चाहिए, लगभग 40% से ज्यादा हो 50 डे एवरेज से, हाई वॉल्यूम में ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिर आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ। सिंपल भाषा में रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब ये स्टॉक मार्केट सेक्टर या पेयर्स के मुकाबले कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे कोविड के टाइम जब ब्रॉडर मार्केट गिर रहा था पर फार्मा सेक्टर डिफेंसिव निकला, चार्ट ऊपर जाते हुए ऑल टाइम हाई तक चला गया। स्टॉक सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा होना चाहिए, मार्केट को बीट भी कर रहा होना चाहिए। अगर RS लाइन मार्केट के अगेंस्ट न्यू हाई के पास है तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट, अर्निंग्स कैटलिस्ट। जब प्रॉफिट्स 20% प्लस ग्रो हो रहे हो, ब्रेकआउट का असली फ्यूल अर्निंग्स होता है। अगर EPS ग्रो 20% ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव नहीं है तो ब्रेकआउट सिर्फ रिस्क हो सकता है, जिसे लोग बुल ट्रैप कहते हैं। एक और चीज बहुत ध्यान देने लायक है, वो है ओवर कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल लें तो 2007-8 की रियल एस्टेट हाइप में BSE रियल्टी इंडेक्स यूफोरिक हाइस पे था। रिजल्ट क्या हुआ? क्रैश के बाद सेक्टर को 10 साल से ज्यादा लगे वापस कन्विंसिंगली रिकवर करने में। एक और चीज जो बहुत मैटर करती है, सिर्फ मार्केट का ऑल टाइम हाई नहीं, उसकी वैल्यूएशन। सिंपल बात, एंट्री पी जितना हायर, फ्यूचर रिटर्न्स ऑन एवरेज उतने लोअर देखे गए हैं। मैसेज सिंपल है, ऑल टाइम हाई अकेला जज नहीं होता। ओवर हाइप प्लस एक्सट्रीम वैल्यूएशन यही पोर्टफोलियोज को डैमेज कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करना गलत है या होल्डिंग पीरियड ही असली सुपर पावर है? कमेंट करके अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.